तो उधर भारत के खिलाफ F-16 लड़ाकू विमान के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ पाकिस्तान से इस मामले में अब जवाब भी अमेरिका ने मांगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान इस शर्त पर दिया था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकी संगठनों के खिलाफ ही किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल किया के इस समझौते के नियमों को तोड़ा है। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा था कि उसने F-16 विमान का इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि भारतीय वायुसेना ने सबूत के तौर पर एमराम मिसाइल के टुकड़े दिखाए थे जो सिर्फ F-16 में ही इस्तेमाल होते हैं। इसी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से सफाई भी मांगी है। रवि सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। रवि, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक घिरता नजर जा रहा है पाकिस्तान, और इसी कड़ी में अब जो अमेरिका ने इस सवाल का जवाब मांगा है, कोई जवाब होगा पाकिस्तान के पास इस वक्त? देखिए, ये सबसे बड़ी मुश्किल होगी पाकिस्तान के सामने, क्योंकि दो फ्रंट पर पाकिस्तान को जवाब देना है और यही वजह है कि F-16 के इस्तेमाल को बार बार वो नकारता रहा है। सबसे पहला ये कि F-16 जो बेहद ही आधुनिक मिसाइल है जिसे अमेरिका ने प्रोवाइड कराया था, और इस शर में वो कबूल नहीं कर रहा है कि आखिर में MiG-21 जो भारत की जो मिसाइल ने वो F-16 को मार गिराया था। तो एक सबसे बड़ी शर्म पाकिस्तान के सामने ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी करार हुआ था अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान ने खुद ही डिमांड किया था कि अमेरिका से कि आतंकवाद की लड़ाई में वो F-16 का इस्तेमाल करेगा, जैसा कि अमेरिका ने इसको मैन्युफैक्चर किया था, और उसी तहत जो है अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है। और उसने जो शर्तें रखी थी पाकिस्तान के सामने कि इन्हीं शर्तों के आधार पर आपको इस्तेमाल करना होगा, और अगर आपको किसी देश के खिलाफ या सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अगर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी, जिसमें मंजूरी नहीं लिया, सैन्य कार्रवाई का इस्तेमाल किया, और यही वजह कि बार बार वो मना कर रहा है। अब इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। जिस तरीके से भारत ने सबूत पेश किए हैं, गुरुवार को जो राजौरी में उसके कुछ टुकड़े गिरे हुए थे, और अब अमेरिका इसकी जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर में इन नियमों का आपने उल्लंघन क्यों किया। पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, उसको जवाब देते हुए नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक तौर पर अमेरिका और भारत के साथ में जो रिश्ते काफी दिनों से जो सुधरे हैं, काफी ज्यादा अच्छे बेहतर जो रिश्ते बने हैं, उसकी वजह से भी अमेरिका का दबाव अब काफी ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान को अब इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कुछ तस्वीरें भी हैं जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। गुरुवार को ही सेना की ओर से ये साफ कर दिया गया था कि एमराम मिसाइल दागा गया है पाकिस्तान की ओर से, और ये उसी की तस्वीरें हैं। और पाकिस्तान के पास F-16 के अलावा कोई दूसरा विमान नहीं जिससे उसका ये इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने इसी शर्त पर यह विमान उन्हें दिया था कि सिर्फ आतंकियों के खिलाफ ही वो इसका इस्तेमाल करेगा, और इस नियम को उसने तोड़ा है। लेकिन रवि, जो सबसे बड़ी बात है कि एक के बाद एक झूठ पाकिस्तान का उनके प्रधानमंत्री इमरान खान का सामने आ रहा है। भारत ने तो बताया कि हमने हमला किया था, लेकिन आतंकी ठिकानों पर क्या वो ये बता पाएगा कि इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहा था वो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से बयान आ रहे हैं, उसके बाद बयानों को पलटा भी जा रहा है। जैसा कि आपको याद होगा कि वहाँ के जो पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि भारतीय 2 पायलट हमारे कब्जे में है, जबकि बाद में देर शाम को उन्होंने ट्वीट करके उसको बिल्कुल पलट दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 पायलट। सबसे बड़ी बात यह है कि कल अभिनंदन जब वापस आ रहे थे भारत, तो उस समय भी 3 से 4 बार जो है समय में बदलाव किया, यानी कि वो दिखाना चाह रहा था कि हम पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ हैं, और भारत का एक सैनिक हमारे पास में है, और हम जो है बड़ा दिल दिखाकर और भारत को वापस कर रहे हैं। तो लगातार वो पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, चाहे कि महमूद कुरैशी हो, वहां के पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, उन्होंने भी झूठ बोला कि आखिर में और ये भी कहा कि वहां पे आतंकवादी जो मसूद अजहर है वो वहां पर मौजूद है। पहली बार उन्होंने स्वीकारा, और इसके बाद फिर कह रहे हैं कि वो बीमार है, यानी कि घर से बाहर नहीं निकल सकते। एक तरफ वो स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है सैन्य कार्रवाई पर सैन्य हमले कर रहे हैं भारत के खिलाफ। लेकिन एक बार अब बुरी तरीके से ना सिर्फ हिंदुस्तान के सामने बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी घिर चुका है पाकिस्तान, और उसे जवाब देते नहीं बन रहा है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों की सुरक्षा बल को निशाना बनाने की साजिश भी नाकाम हुई है।
सड़क के किनारे लगे हुए आईडी धमाके में एक मकान को नुकसान पहुंचा है, लेकिन खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि त्राल आईडी धमाके के तार पुलवामा आत्मघाती हमले से जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि जिस लोकल मॉड्यूल ने पुलवामा में हमले को अंजाम देने में मदद की थी, उसी मॉड्यूल की मदद से आज हुए धमाके की किट को भी तैयार किया गया है। शुरुआती जांच में धमाके में डायनामाइट या जिलेटिन के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है, जो कि कमर्शियल एक्सप्लोजिव है, जबकि आरडीएक्स है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जिस जगह ये आईडी धमाका हुआ है वो सुरक्षा कैंपों के रास्ते में पड़ता है, लिहाजा इस पर भी जांच चल रही है कि यह धमाका अचानक हुआ या फिर विस्फोटक को बड़ी वारदात के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस एक्सक्लूसिव खबर पर हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, ये एक बड़ी बात है, और क्या जानकारी आपके पास कि पुलवामा आतंकी हमले से क्या कहीं किसी तरह के तार जुड़े हुए हैं इस पूरी घटना के? देखिए, जैसे पुलवामा धमाके के बाद 40 से 50 ओवरग्राउंड वर्कर पर खुफिया एजेंसियों की नजर थी, और अभी आज सुबह इस धमाके के बाद उनको जो इनपुट्स मिले हैं, इस बात की उनको जानकारी मिली है कि हो सकता है जिस लोकल मॉड्यूल ने वहां पर पुलवामा में एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा करने में, वो कार बॉम्बिंग की किट बनाने में मदद की थी, कहीं वो लोकल मॉड्यूल इस एक्सप्लोजिव को इकट्ठा कर रहा था या नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस एक्सटेंट का डैमेज हुआ है, बहुत ही हाई एक्सटेंट का डैमेज हुआ है, और जो धमाके हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, वो भी बेहद हाई क्वालिटी एक्सप्लोजिव है। तो ये प्राथमिक जो जानकारी है सामने आ रही, क्योंकि इन दोनों घटनास्थल की दूरी करीब 30 किलोमीटर के आसपास है, तो उनको यही शक है कि कहीं वो लोकल मॉड्यूल है जिसने वहां पर सोर्सिंग में मदद की थी, इसकी भी सोर्सिंग में न मदद की हो। बिल्कुल, और ये एक बड़ी आशंका है। हालांकि तफ्तीश चल रही है। अमित, आप बने रहें हमारे साथ। नापाक हरकतें लगातार जारी है, हालांकि सुरक्षा बल भी जवाब दे रही। उधर पुलवामा हमले के बाद हुई अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी JNK को बैन कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जमात इस्लामी के तार कई आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और इसके नेता पत्थरबाजों की भर्ती से लेकर उन्हें पैसे पहुंचाने का एक पूरा नेटवर्क चला रहे थे। वहीं बैन के बाद अब तक जमात इस्लामी के 50 से ज्यादा बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनकी किस तरह की भूमिका अब तक रही। इसके अलावा खुफिया जांच एजेंसियों की नजर घाटी में इस संगठन की ओर से चलाए जा रहे 400 से ज्यादा स्कूलों और संस्थानों पर है, जो अलग अलग संस्थानों पर भी अब पड़ताल की जा रही है। इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों को भी ये जानकारी मिली है। इस संगठन की संपत्ति कश्मीर में ही करीब 2,500 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। इस संगठन के टॉप लीडरशिप के नेताओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल इनके नामों का खुलासा नहीं किया जा रहा है। वहीं ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब आज PDP के कार्यकर्ताओं ने जमात इस्लामी के प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया है। PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। अमित, ये सबसे खास बात है कि PDP के कार्यकर्ता जमात इस्लामी पर प्रतिबंध के बाद सड़कों पर उतर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन 1990 में PDP की ही सरकार थी और एक बार फिर बैन किया गया था उसी वक्त। आज किस बात से दुखी हैं PDP के लोग, नेता, कार्यकर्ता? देखिए, चूंकि जमात इस्लामी JNK वहां पर इन राजनीतिक पार्टियों के मुताबिक एक सामाजिक संस्था है, वहां पर अपनी गतिविधि चलाता है, और जो गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर जो बैन लगाया है वो इनके मुताबिक सही नहीं है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में इस संगठन के बारे में जानकारी पूरी तरीके से जुटाई जा रही थी, और 3-4 लेवल पर इस संगठन ने अपनी गतिविधियां फैलाई थी। पहला, आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स को ये तैयार करता था। दूसरा, जब पत्थरबाजी होती थी तब यहाँ पर ये हर तरीके का सपोर्ट तैयार करता था, और खासकर हिजबुल मुजाहिदीन को सीधा संपर्क, सीधा सपोर्ट इस संगठन का था। और हिजबुल मुजाहिदीन वही संगठन है प्रशांत, जिसमें ज्यादातर कश्मीर के लोकल युवा होते हैं और उनको ये भर्ती करता है। तो ये पूरे के पूरे तार जुड़े थे, और जब जोड़ा उन्होंने खुफिया एजेंसियों ने और सुरक्षा एजेंसी ने, तब ये बैन लगाने का फैसला किया। और एक और चीज, बहुत अहम चीज है कि हुर्रियत की ये एक बैकबोन थी, ये पूरी की पूरी संस्था। हुर्रियत को चाहे पैसे के रूप में मदद देना, चाहे उनके नेताओं का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उनके नेताओं को रहने की जगह हो, ये सारा इस संस्था के द्वारा होता था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये अहम फैसला लिया है गृह मंत्रालय।